तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि अंडरग्राउंड मार्केट में हानली अपनी पावर्स को शो करते हुए वेनसियो को आजाद कर देता है। वेनसियो ने भी हानली का यह एहसान चुकाने के लिए उसे डीमनी को ग्रास का लोकेशन बता दिया। वेल इसी ग्रास की मदद से हानली जिनसेंग हर्ब को रिफाइन कर सकता है। इससे उसके नेसेंट सोल बनने के चांसेस दुगने हो जाएंगे। तो हानली बहुत बड़ी रिस्क उठाते हुए वंडरस डेप्थ आइलैंड की ब्लैकस्टोन सिटी में एक डीमन बनकर पहुंच गया। यहाँ पर हानली को ग्रास तो मिल गई, लेकिन उसे यहाँ के लॉर्ड फेंगजी ने पहचान लिया था। और ताज्जुब की बात तो ये है कि वो हानली पर अटैक नहीं करता, उल्टा उसने हानली के सामने फ्रेंडशिप का हाथ आगे बढ़ाया। वहीं पर हानली भी इस पावरफुल डीमन के खिलाफ नहीं जाना चाहता था, तो भी फेंगजी की दोस्ती को एक्सेप्ट कर लेता है। हालांकि उसे पता था कि फेंगजी को बदले में कुछ तो जरूर चाहिए होगा। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम देख पाते हैं कि हानली फेंगजी की वाइन की तारीफें कर रहा था, जो सुनकर फेंगजी भी खुश हो गया। वो कहता है लीफेयू, अब तुम्हें सालों साल क्लोज डोर ट्रेनिंग करने की जरूरत नहीं है। इस वाइन की मदद से तुम बड़ी ही तेजी के साथ आगे के लेवल पर पहुंच जाओगे। जिस पर हानली कहता है सीनियर, मैं जानता हूँ आप मेरी हेल्प कर रहे, लेकिन आपको भी बदले में कुछ चाहिए होगा और मुझे डर है कि कहीं मैं इसमें फेल ना हो जाऊँ। जिस पर फेंगजी कह रहा था कि मुझे बस तुमसे एक छोटी सी हेल्प चाहिए थी। दरअसल तुम्हारे पास वुड एट्रीब्यूट की टेक्निक है, साथ ही तुम अपनी लेवल के हिसाब से 1000 गुना ज्यादा पावरफुल हो, लेकिन मेरे काम को पूरा करने के लिए तुम्हें और थोड़ा सा स्ट्रांग बनना होगा। अगर तुम एक लेवल और ब्रेक थ्रू कर लो तो फिर तुम आसानी से मेरी हेल्प कर पाओगे। जिस पर हानली कहता है सीनियर, लेट सपोज कि आपकी वाइन पीने के बावजूद भी अगर मैं ब्रेक थ्रू नहीं कर पाया तो तब क्या होगा। दरअसल हानली इस पूरे मामले को अच्छे से समझना चाहता था, ताकि वो फेंगजी के हाथों बेवजह मारा न जाए। तभी फेंगजी कहने लगा कि तुम तो कुछ ज्यादा ही परेशान हो गए, इसमें इतना पैनिक होने की जरूरत नहीं है। वैसे मैंने ऑलरेडी कल्टीवेशन के लिए एक स्पेशल जगह प्रिपेयर करके रखी थी। अगर तुम वहाँ जाकर कल्टीवेट करो तो वहाँ की स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल एनर्जी और तुम्हारे टैलेंट के साथ मेरे ख्याल से तुम सिर्फ 6 महीनों के अंदर ब्रेक थ्रू कर लोगे। और अगर इन 6 महीनों में भी तुम फेल हो गए तो मैं समझ जाऊंगा कि तुम उतने भी टैलेंटेड नहीं हो जितना मैंने सोचा था। इसलिए तुम बेवजह परेशान ना हो तो ही बेहतर होगा। अब हानली के पास ना बोलने का कोई बहाना नहीं बचा था, इसलिए उसने फेंगजी की केव में प्रैक्टिस करना शुरू की। कुछ ही दिनों में हानली अपनी लाइटनिंग सोर्ड का यूज करते हुए वहाँ की दीवारों पर अटैक करने लगा, मगर वहाँ की हर एक दीवार पर रेस्ट्रिक्शन लगाए हुए थे। इतना ही नहीं, हानली तो अपना स्पिरिचुअल सेंस भी यूज नहीं कर पा रहा था। वो कहता है कि फेंगजी ने मुझे एक शांत जगह प्रॉमिस की थी ताकि मैं बिना डिस्टर्ब हुए कल्टीवेशन पर फोकस कर पाऊँ, लेकिन ये कोई केव ना होकर उसका प्रिजन है जिसमें अब मैं उसका कैदी बन चुका हूँ। अब हानली ने एक मैनुअल को बाहर निकाल लिया जो कि उसे फेंगजी ने गिफ्ट किया था। इसे प्रैक्टिस करने से हानली की वुड एट्रीब्यूट की स्पिरिचुअल पावर काफी ज्यादा मात्रा में उसकी बॉडी में स्टोर की जा सकती थी। साथ ही फेंगजी ने हानली को उसने खुद लिखी हुई सोशल टॉक्स की बुक भी गिफ्ट की थी। इसे पढ़ने के बाद हानली डीमन रेस की भाषा सीख सकता था। फेंगजी ने उसे बड़े ही प्यार से और फ्रेंडली वे में बताया कि मैंने उस केव में तुम्हारे लिए सारी तैयारियां कर दी है। हाँ, वहाँ पर कुछ रेस्ट्रिक्शन भी सेटअप है, मगर वो इसलिए ताकि कोई भी तुम्हें डिस्टर्ब ना कर पाए। जैसे ही तुम ब्रेक थ्रू कर लो मैं वो सारे रेस्ट्रिक्शंस हटा दूंगा। साथ ही वो हानली के कपड़े देखकर कहने लगा कि यार तुमने ये चोरों जैसा लिबास क्यों पहना है, ये लो तुम ये कपड़े पहन लो, ये तुम पर काफी ज्यादा सूट करेंगे। हानली तो सारी बातें याद करके ही समझ गया कि फेंगजी ने उसे वो सारी चीजें प्रोवाइड की जिसकी हानली को जरूरत पड़ेगी, और इसका सीधा मतलब ये था कि फेंगजी अब उसे यहाँ से जाने नहीं देना चाहता। साथ ही उसने हानली के लिए ढेर सारे स्पिरिचुअल स्टोन्स भी भेज दिए थे ताकि वो इनकी एनर्जी का यूज करके खुद को स्ट्रॉन्ग बना पाए। अब हानली को डर लग रहा था कि अगर वो लेवल अप नहीं कर पाया तो पता नहीं फेंगजी उसका क्या हशर करेगा। और उतने में वहाँ का डोर ओपन होकर एक डीमन कुछ लड़कियों को लेकर हानली के पास पहुंच गया। वो कह रहा था कि इन लड़कियों को कल्टीवेशन वेसल के लिए सिलेक्ट किया गया है। सो गाइस, कल्टीवेशन वेसल में एक बंदा ब्रेक थ्रू करने के लिए दूसरे पर्सन की पावर एब्जॉर्ब कर सकता। वो फिर टेक्निक का यूज करके भी हो सकती या फिर फिजिकली इंटीमेट होकर, और कल्टीवेशन वेसल की मदद से लेवल अप होने में काफी ज्यादा मदद मिल सकती थी। इसलिए फेंगजी ने हानली के लिए कुछ लड़कियां भेज दी। हानली ने तो इस सब के लिए मना कर दिया था, मगर तभी उसे वहाँ पर गोंगसुन जिंग नजर आई। हानली को समझ नहीं आ रहा था कि ये बंदी इन डीमंस के हाथ कैसे लग गई होगी। तो वो उस डीमन से कहता है कि बस मैं इसी लड़की को अपनी वेसल बनाना चाहूंगा। जिस पर वो डीमन कहते हैं बस एक लड़की, इतने में तुम्हारा हो जाएगा। अरे यार, तुम ह्यूमंस तो काफी ज्यादा कमजोर हो, हमारा देखो हमें तो 5-5 6 लड़कियां भी कम पड़ जाती है। अब वहाँ का डोर बंद होते ही जिंग हानली को ग्रीट करके जानबूझ के अपना नाम बताती है ताकि किसी को भी ये पता न चले कि ये दोनों एक दूसरे को ऑलरेडी जानते हैं। हानली उससे कह रहा था कि फिलहाल मैं अपनी क्लोज डोर ट्रेनिंग
ट्रेनिंग के सबसे क्रूशियल मोमेंट पर हूँ, तो उसे पूरा करने के लिए पहला तो मुझे अपना हार्ट प्यूरिफाई करना होगा, इसलिए तुम 1 हफ्ते के बाद आ जाना। अब तुम यहाँ से जा सकती हो। दरअसल यहाँ मौजूद रेस्ट्रिक्शन की वजह से बाहर क्या चल रहा है इसके बारे में हानली को कोई आइडिया नहीं थी, मगर अब जिंग के जरिए वो बाहर की सारी जानकारी हासिल कर सकता है। साथ ही उसे जल्दी से लेवल अप भी करनी होगी, वरना तो 6 महीनों के बाद फिंगजी उसे एक यूजलेस गार्बेज समझकर खत्म कर देगा या फिर उसे अपना सर्वेंट बना लेगा। तो हानली डिसाइड करता है कि अब तो जल्द से जल्द यहाँ से बाहर जाने की जुगाड़ करेगा। वही दूसरी तरफ फिंगजी कह रहा था कि कई सालों के इंतजार के बाद फाइनली सब कुछ रेडी हो चुका है। मेरे प्यारे सीनियर थंडर रॉक, अब आप ही बताओ कि इस दुनिया में ऐसा कौन है जो मुझे रोक पाएगा। और फिर हमें वहाँ पर थंडर रॉक का हड्डियों का ढांचा दिखाया गया जिसे जंजीरों से बांध कर रखा हुआ था। गाइस लास्ट के कुछ एपिसोड्स में हमने देखा था कि फिंगजी ने थंडर रॉक से विंग्स की मांग की थी, मगर थंडर रॉक अपने राजा की पोजीशन खैरात में बांटना नहीं चाहता था, इसलिए इन दोनों के दरमियान फाइट हुई जिसका नतीजा आज हमें पता चलता है। उस फाइट में फिंगजी ने अपने राजा को खत्म कर दिया था ताकि वो खुद ही डीमन रेस का नया राजा बन पाए। इधर हानली अपने पूरे फोकस से कल्टीवेट कर रहा था। साथ ही फिंगजी ने दी हुई जेड फायर वाइन उसकी बॉडी में काफी अजीब तरीके से रिएक्ट कर रही थी, मगर हानली के पास 10,000 ईयर स्पिरिचुअल मिल्क है जो कि उस जेड फायर वाइन के नेगेटिव इम्पैक्ट को ड्रास्टिकली कम करती है। साथ ही इसी लिक्विड की मदद से हानली ने उस वाइन को काफी हद तक प्यूरिफाई कर लिया था, मगर उतने में ही हानली की बॉडी में सेलेस्टियल आइस बीड अचानक से एक्टिवेट हो गया। ये वही बीड है जो कि हानली ने वॉइड हेवन हॉल में जुआनगू से छीन ली थी। उस सेलेस्टियल आइस ड्रैगन के अचानक से एक्टिवेट होने की वजह तो हानली को भी समझ नहीं आती। साथ ही हानली की मैजिकल पावर्स भी काफी ज्यादा कम हो गई थी। वो कहने लगा कि ऐसे में तो मैं इस सेलेस्टियल आइस को बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। वहीं पर वो ड्रैगन हानली की कोर के पास जाने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ पर तो ऑलरेडी लाइटनिंग की शील्ड बनी थी। साथ ही हानली ने 10,000 स्पिरिचुअल मिल्क का भी यूज किया, जिससे वो ड्रैगन थोड़ी देर में नॉर्मलाइज होकर दोबारा से अपनी कोर में चला जाता है। हानली कह रहा था कि अच्छा हुआ मैंने इस ड्रैगन को समय रहते ही कंट्रोल किया, वरना मैं भी जुआनगू जैसी आग से खेलते हुए मारा जाता। और तभी हानली अपनी पावर्स को चेक करता है। उसने कई दिनों से ब्रेक थ्रू करने की कोशिश की और फाइनली आज वो सक्सेसफुल हो गया था। तो इस तरह से हानली अब कोर फॉर्मेशन की फाइनल स्टेज पर पहुंच चुका है। वो कहने लगा कि अब मैं अपनी मैजिकल पावर से एक साथ टोटल 24 लाइटनिंग सोर्ड को कंट्रोल कर पाऊंगा। वैसे तो मैंने फिंगजी की रिक्वायरमेंट को पूरा किया, मगर अभी भी मेरे पास 2 महीनों का वक्त बाकी है, इसलिए फिंगजी को इतने जल्दी ब्रेक थ्रू के बारे में बताने की कोई जरूरत नहीं। दरअसल हानली को फिंगजी पर जरा भी यकीन नहीं था, वो तो बस खुद को स्टेबल करके यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करने वाला है। अब ठीक 1 हफ्ते बाद जिंग हानली से मिलने के लिए उसके चेम्बर में पहुंच जाती है। हानली उसे बता रहा था कि मैंने लेवल अप कर लिया है, मगर यहाँ पर मैंने साउंड सीलिंग फॉर्मेशन सेटअप करने की वजह से बाहर मौजूद डीमन को मेरे ब्रेक थ्रू के बारे में कोई आइडिया नहीं। साथ ही वो गुस्सा होकर जिंग से पूछ रहा था कि बताओ तुम यहाँ पर कैसे पहुँच गई? मैंने तुम्हें उस केव में सारे मटेरियल्स दिए थे ना, फिर तुमने वहाँ रुक कर कल्टीवेट क्यों नहीं किया? जिस पर वो बताती है कि आपके जाने के बाद मैं मेरे फादर के लिए काफी ज्यादा परेशान थी, इसलिए मैं केव छोड़कर उनसे मिलने चली गई, मगर जब तक मैं उनके पास गई तभी डीमन रेस ने हम पर अटैक कर दिया। और डीमंस काफी ज्यादा पावरफुल थे, जिसके चलते हम उनका मुकाबला नहीं कर पाए और फिर वो हमें कैप्चर करके यहाँ लेकर आए। तो हानली उससे पूछता है कि यहाँ पर डीमन रेस तुम्हारे साथ कैसा बर्ताव करती है, जिस पर जिंग बताने लगी कि शुरू में तो सब ठीक था, मगर ये फेदर्ड रेस वाले डिमोनिक बीस्ट काफी ज्यादा खतरनाक है। अगर हमने अच्छे वेपन्स और एलिक्सर रिफाइन करके उन्हें टाइम पर प्रोवाइड किए तो डीमंस हमें बिल्कुल परेशान नहीं करते। मगर कुछ दिनों पहले यहाँ पर एक शेप शिफ्टिंग पॉइजनस फ्लड ड्रैगन अपीयर हुआ था। उसके बाद से ही हर रोज कुछ लोग गायब होने लगे और वो दोबारा से कभी वापस नहीं आए। शायद वो लोग उस ड्रैगन का ही शिकार बने होंगे। उसके आने के बाद से सभी लोग काफी ज्यादा घबराए हुए हैं। ऐसा भी हो सकता है कि उस ड्रैगन का अगला शिकार मैं बनूं। जिस पर हानली एकदम करारा जवाब देते हुए कहता है कि ये तो फिर तुम्हारी किस्मत होगी, तुमने खुद को दूसरों के रहमो करम पर छोड़ दिया है। अगर उन्हें तुम पर जरा भी रहम आया तो तुम्हें जिंदा छोड़ सकते, वरना अपनी किस्मत को एक्सेप्ट कर लेना। यहाँ पर हानली जिंग पर थोड़ा सा नाराज था। उसने अपने सालों साल जमा किए हुए सारे ट्रेजर इस बंदी के हवाले कर दिए और इसने इमोशनल होकर गलती कर दी। हानली उससे पूछ रहा था कि बताओ यहाँ पर हाई लेवल वाले कितने कल्टीवेटर्स हैं? तो जिंग ने इसका नाम ही जवाब दिया, जो सुनते ही हानली की उम्मीद भी टूट चुकी थी। वो खुद यहाँ पर कैद है तो वो अपने ह्यूमन रेस को
कैसे आजाद करेगा। उतने में ही जिंग रोते हुए उसके पाँव में गिर जाती है। वैसे तो हानली लड़कियों को खुद के सामने सिर झुकाने नहीं देता, मगर इस बार वो जिंग को नहीं रोकता क्योंकि वो ऑलरेडी उस पर गुस्सा है। वो कहने लगा कि मैं जानता हूँ तुम क्या चाहती हो, मगर यहाँ पर सिचुएशन बिल्कुल भी ठीक नहीं है। हम इंसान कड़ी मेहनत करके कोर फॉर्मेशन पर ब्रेक थ्रू करते, मगर इन शेप शिफ्टिंग करने वाले डीमंस के लिए हमारी जैसी कोर फॉर्मेशन या फिर नेसेंट सोल के कल्टीवेटर्स की कोई कीमत नहीं। उनके लिए तो हम बस एक पावरफुल सप्लीमेंट है जिसे खाकर वो कभी भी अपनी भूख मिटा सकते। मैं जानता हूँ भले ही तुम्हारी बॉडी कमजोर हो, मगर तुम्हारी स्पिरिट स्ट्रांग है, इसलिए तुम्हें इतने आसानी से हार नहीं माननी और ना ही तुम इतनी इजीली उनका शिकार बनोगी। जाओ सरवाइव करने का कोई रास्ता ढूंढो, खुद को स्ट्रांग बनाओ। हानली की बातें सुनकर जिंग को एक नई उम्मीद मिल चुकी थी और तभी हानली को याद आता है कि कैसे फेंगजी ने अपने फेदर रेस के डीमंस को मोटिवेट किया था। वो डीमंस के लिए एक नई दुनिया बनाना चाहता है, मगर हानली उसके इस विजन को लेकर थोड़ा सा फिक्रमंद था। वो कहता है कि फेंगजी डीमंस की फिक्र नहीं करता, बल्कि उन पर रूल करना चाहता है। साथ ही वो अपने रेस को पावरफुल बनाने के लिए लो लेवल की कमजोर इंसानों को एज ए कल्टीवेशन वेसल सप्लाई कर रहा। इतना ही नहीं, उसने पॉइजनस फ्लोर ड्रैगन को भी ह्यूमंस को खाने की आजादी दी। भले ही वो अपनी नई दुनिया में इंसानों को जगह देना चाहता है, उन्हें ग्रो कराना चाहता, मगर आफ्टर ऑल फेंगजी है तो एक डीमन, वो अपनी फितरत बदल नहीं सकता। चाहे फिर वो हजारों साल इंसानों के साथ रह के ही क्यों ना आया हो, मगर वो कभी एक ह्यूमन नहीं बन सकता। हजारों सालों से जंगल का एक ही कानून है कि पावरफुल कमजोर का शिकार करेगा और ये कानून कभी भी बदल नहीं सकता। और उतने में ही हानली को अपनी कोर में कुछ गड़बड़ महसूस होने लगी, इसलिए वो जल्दी से अपने एनर्जी को स्टेबल करने लगता है। अब हमें सीधे 2 महीने बाद का सीन दिखाया गया जहाँ पर फेंगजी काफी ज्यादा खुश था। वो कहता है मेरे दोस्त लीफेऊ, तुमने मुझे जरा भी निराश नहीं किया और ना ही मेरी जेड फायर वाइन को जाया किया। कुछ दिनों से तो मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद तुम ब्रेक थ्रू नहीं कर पाओगे, मगर तुमने तो मुझे सरप्राइज ही कर दिया। देखो तुमने मुझे टेंशन फ्री कर दिया है, तो अब इसके बदले मैंने भी तुम्हें कुछ देना चाहिए, वरना तो ये फिर ऐसा हो जाएगा कि तुम मेहनत करते जा रहे और मैं तुम्हारा यूज कर रहा। दरअसल कुछ दिनों पहले हमें कई सारे ह्यूमन कल्टीवेटर्स मिले हैं, मगर उन लोगों को मुझ पर जरा भी भरोसा नहीं, और भला वो मुझ पर यकीन भी क्यों करेंगे। मैं ठहरा एक डीमन, इसलिए मुझे एक लीडर की जरूरत है जो कि उन सभी लोगों को मेरे साथ ईमानदारी से रहने के लिए कन्विंस कर पाए, और ये जिम्मेदारी मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। कुछ टाइम बाद ही तुम्हारे पास सभी ह्यूमन कल्टीवेटर्स पर कंट्रोल रखने की पावर होगी। मेरी दुनिया में जो भी लोग हमारे रूल्स को फॉलो करेंगे वो यहाँ पर बड़ी ही प्यार और खुशी से रह सकते हैं, और तुम बनोगे उनके नए लीडर। मगर मेरी बस एक ही कंडीशन है, हर 10 सालों में एक बार ह्यूमन कल्टीवेटर्स और कुछ डीमन रेसेस के मेंबर्स को चुना जाएगा। वो लोग आपस में सर्वाइवल के लिए फाइट करेंगे। ये सेम वैसा ही होगा जैसे कि प्राइम स्टार आइलैंड पर होता आया था। इस तरह से मैं भी मेरी डीमन रेस को कन्विंस कर पाऊंगा कि मेरे लिए सब लोग सेम हैं। मगर हानली को ये बातें जरा भी कन्विंसिंग नहीं लग रही थी। वो कहता है सीनियर, मेरा बस एक सवाल है, आप हाई लेवल की ह्यूमन कल्टीवेटर्स के साथ क्या करोगे? तो फेंगजी उसके सामने रखी हुई वाइन को हटाते हुए कहने लगा कि मैं सबको इक्वली ट्रीट करना चाहता हूँ, मगर कुछ लोग अगर नेसेंट सोल लेवल पर ब्रेक थ्रू कर गए तो मेरा खर्चा बढ़ जाएगा, साथ ही सिचुएशन भी आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती है। लीफेयू, मैं तो यहाँ बस एक एम्पायर खड़ा करना चाहता हूँ, जैसा कि हजारों सालों पहले सी ऑफ क्योटिक स्टार्स पर एंशिएंट डीमन पैलेस का राज था, वैसा ही हमारा साम्राज्य होगा। हम हमारे एम्पायर में किसी भी पावरफुल सेक्ट को पनपने नहीं देंगे, वरना वो आगे चलकर हमारे खिलाफ जा सकता है। जिसके बाद वो हानली की पैली को वहाँ के पॉन्ड में थ्रो करके अपनी पैली उसे ऑफर करता है। वो कह रहा था कि अगर तुम मुझे फेल नहीं करोगे तो हम एक बार फिर से इस पर डिस्कशन कर सकते हैं, लेकिन उसने क्लियरली हानली के सवाल का जवाब नहीं दिया था कि आखिर वो हाई लेवल के कल्टीवेटर्स के साथ क्या करेगा। तब हानली उस वाइन की पैली को उठाते हुए कहने लगा कि सीनियर, इस दुनिया के लिए आपके काफी बड़े प्लान्स हैं और आपने मुझे ह्यूमन रेस का लीडर बनने की अपॉर्चुनिटी ऑफर की, इसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। लेकिन इस बारे में हम एक बार फिर से इत्मीनान से डिस्कस करेंगे, बस एक बार आपका मिशन पूरा हो जाए। साथ ही हानली दिल ही दिल में कहने लगा कि अच्छा हुआ मैंने सेलेस्टियल आइस बीड को पहले ही कंज्यूम किया, क्योंकि मैं इसकी जेड फायर वाइन में एक बहुत ही ईवल स्ट्रॉन्ग ऑरा को महसूस कर पा रहा हूँ। ये बंदा मुझे ईवल बनाना चाहता है, लेकिन इसे पता ही नहीं कि मैं हानली हूँ जो कि हर एक चीज के लिए प्रिपेयर रहता है। अब तो मैं इसकी बताई हुई किसी भी बात पर यकीन नहीं करूंगा, मुझे बस जैसे तैसे खुद को आजाद करना होगा। और उतने में इन्हें एक बीस्ट के रोर करने की आवाजें आने लगी, जिन्हें सुनते ही फेंगजी कहता है ये लो हमारे मेहमान आ गए। तो हानली भी उन लोगों से मिलने के लिए रवाना हो गया। थोड़ी देर में हम वहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल फ्लड ड्रैगन को देख पाते हैं, जो कि आते ही हानली को गुस्से में घूरते हुए फेंगजी से पूछने लगा कि मिस्टर फेंग, आखिर तुम्हारी केव में मुझे इंसानों की बदबू क्यों आ रही है? हानली को इस ड्रैगन को देखते ही याद आया कि कुछ
कुछ सालों पहले उसकी केव के पास इस ड्रैगन ने कुछ इंसानों के साथ बैटल की थी। उस वक्त हानली को अपनी केव छोड़कर भागना पड़ा और आज दोबारा से वो ड्रैगन उसके सामने पहुंच चुका था, जिसके बाद वो अपने ह्यूमन फॉर्म में आकर फेंगजी से कहने लगा कि आप तो बड़े ही दिल वाले निकले। हमारे लिए खाने में आपने कोर फॉर्मेशन स्टेज के कल्टीवेटर का बंदोबस्त किया। आज तो दावत का मजा ही आएगा। और फिर वो अपने पॉइजनस ड्रैगन ऑरा से हानली को डराने की कोशिश करने लगा, मगर हानली बस उसे गुस्से में घुरे जा रहा था। हालांकि फेंगजी ने उस ड्रैगन को रोक लिया। वो कह रहा था, मिस्टर वू, ये है मेरा दोस्त ली फेयू, मैंने इसे यहाँ मेरी मदद के लिए इनवाइट किया है, तो मेहरबानी करके उसे कोई नुकसान मत पहुँचाना। जो सुनकर ड्रैगन वो काफी ज्यादा हैरान हो गया। वो कहता है, फेंगजी कहीं आपका दिमाग खराब तो नहीं हो गया? ये बंदा एक ह्यूमन है और हम सबको अच्छे से पता है कि ह्यूमंस किसी के सगे नहीं होते। जिस पर ड्रैगन वू के साथ आया हुआ टॉर्टोइस डीमन उससे कहने लगा कि तुमने फेंगजी पर भरोसा करना चाहिए, वो यूं बेवजह तो किसी ह्यूमन को अपने प्लान का हिस्सा नहीं बनाएंगे। मगर ड्रैगन वू तो उसकी बातों को नजरअंदाज करते हुए हानली की तरफ आगे बढ़ने लगा। वहीं पर हानली धीरे धीरे पीछे हट रहा था और उतने में ड्रैगन वू अपनी डिमोनिक आवाज में हानली से पूछता है कि ह्यूमन, क्या हम पहले कभी मिले हैं? तो हानली उसे ग्रीट करते हुए सफेद झूठ बोलने लगा। वो कह रहा था कि मैं तो पहली बार आपके जैसे पावरफुल फ्लड ड्रैगन से मिल पाया हूँ, मुझे माफ कर दीजिए कि मैंने आपके आते ही आपको ग्रीट नहीं किया। यहाँ पर हानली इस ड्रैगन से कोई पंगे नहीं लेना चाहता था, क्योंकि फिलहाल वो बहुत ही भयानक डीमंस के बीच घिरा हुआ है। इनके सामने अपना एटीट्यूड दिखाना यानी कि अपनी मौत को बुलावा भेजना। वहीं पर टॉर्टोइस कहने लगा कि मुझे भी ऐसा फील हो रहा कि इस बंदे को मैंने पहले भी कहीं पर देखा है, मगर सच बताओ तो मुझे सारे ह्यूमंस एक जैसे ही नजर आते हैं। ये सब गंदे बदबूदार ह्यूमंस मेरे लिए सेम है। उतने में फेंगजी यहाँ का माहौल थोड़ा सा ठंडा करने के लिए हानली को अपने दोस्तों से इंट्रोड्यूस करता है। वो कह रहा था कि ये मेरे क्लोज फ्रेंड्स हैं और इन्होंने हाल ही में शेप शिफ्टिंग की इनिशियल स्टेज पर ब्रेक थ्रू किया। इंसान तो इन्हें 8वीं रैंकिंग की शेप शिफ्टिंग डीमंस के नाम से पहचानते हैं, मगर असल में तो ये लोग स्पिरिट रेल्म से बिलोंग करते हैं। इनके पास ऐसी कुछ इनेट एबिलिटीज है जिसके चलते पावर्स के मामले में मुझसे जरा भी कम नहीं। तभी ड्रैगन वो कहने लगा, मिस्टर फेंगजी, 200 सालों पहले हमने तय किया था कि हम एक फाइट करेंगे, मगर आप हर बार उस फाइट को डिले करते आए हो। मगर आज यहाँ पर मौका भी है और दस्तूर भी, तो क्यों ना आज हम उस फाइट को अंजाम दें। तभी फेंगजी उसे अपनी पावर्स की थोड़ी सी झलक दिखाकर कहने लगा कि फाइट तो हम बाद में भी कर सकते हैं, पहले तो हमें मेरे प्लान को कामयाब बनाना होगा। इस बार मैंने आप दोनों को एक इम्पोर्टेंट टास्क को पूरा करने के लिए यहाँ इन्वाइट किया है। बस एक बार वो टास्क पूरा हो जाए फिर मैं भी मेरा प्रॉमिस पूरा करूंगा। जिस पर फ्लड ड्रैगन कहता है कि आप तो बेवजह ही मिस्ट्री क्रिएट कर रहे हैं, देखो तुम्हारा जो भी काम है उसे मैं और गुई पूरा कर सकते हैं, फिर आपने इस कोर फॉर्मेशन वाले मामूली बंदे को यहाँ पर इनवाइट क्यों किया? तुम ये बात अच्छे से जानते हो कि मैं ह्यूमन रेस से नफरत करता हूँ, इसलिए मैं इस बंदे के साथ मिलकर कोई मिशन पूरा नहीं करने वाला। मगर फेंगजी उसे समझाता है कि इस टास्क में उन्हें ली फेयू की जरूरत पड़ेगी। वो उन्हें बताने लगा कि मैं एक मैजिक ट्रेजर को रिफाइन करना चाहता हूँ, जिसके बाद ये लोग फेंगजी के ट्रेजर को देखने के लिए रवाना हो गए। रास्ते में फ्लड ड्रैगन कह रहा था कि मैजिक ट्रेजर्स को रिफाइन करना तो इंसानों का काम है, हम डीमंस तो खुद में एक इनेट मैजिक ट्रेजर माने जाते। साथ ही गुई बता रहा था कि हमारी इनेट एबिलिटीज तो इन मैजिक ट्रेजर से भी हद से ज्यादा पावरफुल है, तो फिर आपको इस नए ट्रेजर की क्या जरूरत? फेंगजी नोटिस करता है कि इन दोनों को खुद पर कुछ ज्यादा ही घमंड है, मगर उसे तो बस अपना काम निकालना था, इसलिए वो इन दोनों डीमंस की सारी बदतमीजियां नजरअंदाज करने लगा। जिसके बाद फेंगजी ने वहाँ पर एक बैरियर को ओपन कर दिया और उसके अंदर दाखिल होते ही उन दोनों डीमंस के होश उड़ गए, क्योंकि उनके सामने थंडर रॉक का स्केलेटन था। वो कहने लगे कि थंडर रॉक तो टॉप डीमन में से एक थे, मगर जहाँ तक हमें पता है उन्हें स्टार पैलेस के पुराने सेंट्स ने सील्ड किया था, पता नहीं फिर उनकी ये हालत किसने की होगी। जिस पर फेंगजी जवाब देते हुए बताने लगा कि सीनियर थंडर रॉक उनकी कैद से भाग निकले थे। जब ये बात मुझे पता चली तब मैं थंडर रॉक से मिलने गया, मुझे लगा था कि मैं सीनियर को इंसानों को खत्म करने से रोक पाऊंगा, लेकिन जब मैं उनके पास पहुंचा तब मैंने देखा कि सीनियर थंडर रॉक पर इंसानों ने अटैक किए हैं। थोड़ी देर में उनकी मौत होने वाली थी, मगर मरने से पहले उन्होंने मुझे अपनी पोजीशन संभालने की जिम्मेदारी दी। वो चाहती थी कि मैं उनके रिमेन्स को यूज करूं, लेकिन हानली को पूरी कहानी समझ आ चुकी थी। वो सोचता है कि ये बंदा प्राइम स्टार आइलैंड पर हुए इंसिडेंट में शामिल था, इसी ने एब्सोल्यूट डार्कनेस आइलैंड की फोर्सेस को प्राइम स्टार सिटी में एंट्री दी, और इस सब के पीछे इसका बस एक ही मकसद था, थंडर रॉक को कैद से आजाद करके खुद के हाथों से खत्म कर देना, ताकि ये बंदा थंडर रॉक के रिमेन पर कब्जा कर पाए। मगर अब इस सच्चाई के कोई मायने नहीं बनते, क्योंकि इतिहास तो हमेशा वही लिखते हैं जिन्होंने जीत हासिल की हो। इधर ड्रैगन सरप्राइज्ड होकर फेंगजी से पूछने लगा कि क्या वाकई तुम थंडर रॉक के रिमेन्स को रिफाइन करना चाहते हो? जिस पर फेंगजी कहता है कि मुझे उनकी पूरी बॉडी नहीं बल्कि उनके बस मैजिक फेदर्स को रिफाइन करना है, जिन्हें
विंड एंड थंडर विंग्स के नाम से भी जाना जाता है। ये विंग्स विंड एंड थंडर की पावर को काफी अच्छे से यूज कर सकते हैं। बस एक बार ये विंग्स रिफाइन हो जाए, फिर मेरी स्पीड और विंड पावर को कोई भी बीट नहीं कर पाएगा। जिस पर ड्रैगन कहता है कि तुमने तो थंडर की परीक्षा देकर जमाना हो गया, अब तो तुम्हारे पास कोई भी थंडर टेक्निक मौजूद नहीं होगी। मगर कोई नहीं, एक बार ये विंग्स रिफाइन हो जाए, फिर तुम कुछ ह्यूमंस कल्टीवेटर को खाकर अपनी कल्टीवेशन को इम्प्रूव कर सकते हो। जिसके बाद वो तीनों डीमंस हानली को घूरने लगे। वो इनडायरेक्टली फेंगजी को ये बताना चाहते थे कि हानली उनके लिए एक बेस्ट सप्लीमेंट साबित होगा। साथ ही ड्रैगन ने तो फेंगजी को क्वांटिटी भी बता दी थी कि उसने कितने लोगों को खाना चाहिए, जैसे कि कोर फॉर्मेशन स्टेज के 5 लोग और फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट के 20 लोग। मगर फेंगजी इस पर खामोश था क्योंकि वो हानली को डराना नहीं चाहता, इसलिए वो टॉपिक चेंज करते हुए बता देता है कि वो 3 दिनों के बाद रिफाइनिंग प्रोसेस स्टार्ट कर देंगे। ड्रैगन तो वहाँ से जाते हुए हानली को देखकर ऐसे लुक दे रहा था कि मानो हानली को खाने के लिए बेताब है। अब उन दोनों के वहाँ से जाते ही हानली भी निकलने वाला था, मगर तभी फेंगजी उससे कहता है, लीफेयू बस एक सेकंड रुक जाओ। देखो मुझे ऐसा लगता है कि थंडर रॉक की डिमोनिक कोर में बस थोड़ी सी, एकदम थोड़ी सी इवल ऑरा मौजूद थी और उसी वाइन को तुमने कंज्यूम किया। मगर तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं, जैसे ये विंग्स रिफाइन हो जाए मैं उस इवल ऑरा को तुम्हारी बॉडी से रिफाइन करने में हेल्प करूंगा, इससे तुम और ज्यादा इम्प्रूव हो सकते हो। जिसके बाद वो हानली को टच करने वाला था कि तभी हानली दूर हट गया। वो कह रहा था, सीनियर आपकी गाइडेंस के लिए शुक्रिया, मैं आपकी मदद करने में कोई कसर बाकी नहीं रखूंगा। जिसके बाद हानली वहाँ से रवाना हो जाता है। वो दिल ही दिल में कह रहा था कि तुम्हारी इवल पावर का तो मैंने पहले ही अंदाजा लगा लिया है और उसे कैसे हटाना ये भी मैं अच्छे से जानता हूँ, इसलिए तुम्हें मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं। मगर हानली थोड़ा सा टेंशन में था क्योंकि उसे पता है कि अगर फेंगजी ने विंड एंड थंडर विंग्स रिफाइन कर लिए तो उसकी स्पीड हद से ज्यादा बढ़ जाएगी और फिर अगर फेंगजी ने उसे खत्म करने का फैसला लिया फिर हानली बिल्कुल भी बच नहीं सकता। इनर सी ऑफ क्योटिक स्टार में ऐसी कोई जगह नहीं कि जहाँ पर वो छुप सके। अब हमें सीधा 3 दिनों बाद की कहानी दिखाई गई। फेंगजी ने उस पूरी जगह पर ढेर सारे स्पिरिचुअल स्टोन्स बिखेर दिए थे। वो क्वांटिटी में इतने ज्यादा थे कि मानो पूरे आइलैंड की स्पिरिचुअल पावर्स यहाँ जमा हो गई और अब फेंगजी उन सभी स्टोन्स को क्रश करते हुए उस जगह पर मौजूद सारे फॉर्मेशंस को एक्टिवेट करने लगा। हानली को तो ये सब एक बड़ी सी टूल रिफाइनर फर्नेस जैसा नजर आ रहा था। अब वो सारी पावर थंडर रॉक के रिमेन्स के साथ मर्ज होते हुए वहाँ पर एक बहुत बड़ी फायर एक्टिवेट हो गई जो कि थंडर रॉक के ढांचे को रिफाइन करने का काम करेगी। और अब फेंगजी के साथ ही भी अपनी अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए उस रिमेन्स को रिफाइन करना स्टार्ट कर देते हैं। इस काम में फेंगजी भी शामिल हो गया और अब थोड़ी देर में पूरे रिमेन्स में थंडर पावर तेजी से फ्लो होने लगी। जो देख हानली सोच रहा था कि यहाँ पर एक पावरफुल फर्नेस के साथ एक फॉर्मेशन भी मौजूद है, मगर इन्हें 4 फोर्सेस को लगातार बैलेंस करना पड़ेगा। फेंगजी ने तो इस टूल को रिफाइन कैसे किया जाए इस पर काफी अच्छे से स्टडी की है और उतने में हानली को तकलीफ होना शुरू हो गई तो जल्दी से अपने आसपास एक पावरफुल शील्ड क्रिएट कर लेता है। मगर उसे तो अभी भी यही फील हो रहा था कि उसकी वुड एट्रीब्यूट की पावर ड्रेन होती जा रही और फिर थोड़ी देर में उसे समझ आ गया कि यहाँ मौजूद फॉर्मेशन भी उसकी स्पिरिचुअल पावर को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। हानली सोच रहा था कि इन डीमंस के लिए तो मैं बस एक स्पिरिचुअल स्टोन के अलावा कुछ नहीं, इन विंग्स को रिफाइन करने के लिए ये लोग मुझे एक मटेरियल जैसे ट्रीट करेंगे। नहीं, अब तो मुझे यहाँ से भागने का मौका ढूंढना ही होगा वरना मेरी इतनी सालों की मेहनत जाया हो जाएगी। अब हमें सीधे 5 महीने बाद का सीन दिखाया गया जहाँ पर विंड एंड थंडर विंग्स की रिफाइनिंग स्टार्ट हो गई थी, लेकिन इसके लिए इन्हें बहुत ही स्पेशल एट्रीब्यूट की जरूरत है। तो फ्लड ड्रैगन ने तुरंत ही अपनी पावर कोर को बाहर निकाल लिया। उसी तरह से टॉर्टोइज और फेंगजी ने भी अपनी अपनी पावर कोर को बाहर निकाल लिया था और फिर ये तीनों स्पिरिट जाकर उस थंडर रॉक के ढांचे पर अटैक करने लगे जिससे वो बोन्स बड़ी ही तेजी से ब्लास्ट होकर उसके पीसेस से वहाँ पर एक ढांचा क्रिएट हो गया। जिसके बाद इन तीनों ने अपनी अपनी कोर्स को वापस से निगल लिया। फेंगजी कह रहा था कि रिफाइनिंग की इनिशियल स्टेज अब पूरी हो चुकी है, अब अगले पड़ाव में हमें विंड एंड थंडर के इन विंग्स को एक साथ मर्ज करना होगा और इस प्रोसेस के लिए हमें लीफेयू के वुड एट्रीब्यूट की जरूरत होगी। सिर्फ मेरा दोस्त लीफेयू ही इस विंड एंड थंडर को बैलेंस कर सकता है। जिस पर हानली कहने लगा कि सीनियर मैं एक मामूली सा कल्टीवेटर हूँ, मुझे काफी ज्यादा फिक्र हो रही कि मेरी वजह से आपका इम्पोर्टेंट स्टफ कहीं डिस्ट्रॉय ना हो जाए, तो क्यों ना ये मर्जिंग वाला काम हम फॉर्मेशन पर छोड़ दे। वेल हानली हमेशा सबको यही बताता है कि वो इतना स्ट्रांग या फिर काबिल नहीं और तो और उसकी किस्मत अच्छी थी इसलिए वो कोर फॉर्मेशन पर ब्रेक थ्रू कर पाया, मगर आज तक किसी भी बंदे ने हानली की बातों पर यकीन नहीं किया था। तो जाहिर सी बात थी कि फेंगजी भी उस पर यकीन नहीं करता। वो हानली के आसपास की शील्ड को डिस्ट्रॉय करते हुए कहने लगा कि मैंने सिचुएशन को थोड़ा सा आसान करने के लिए तुम्हारी स्पिरिचुअल एनर्जी का यूज किया था, मगर अब जैसे जैसे हम रिफाइनिंग की ओर करीब जा रहे हमें और
स्पिरिचुअल पावर की जरूरत पड़ेगी और मुझे पता है कि ये काम करने के लिए कोई भी राजी नहीं होगा क्योंकि ये काफी ज्यादा मुश्किल है, लेकिन तुम ये कर सकते हो। देखो मैंने फॉर्मेशन पर लगाया और रेस्ट्रिक्शन हटा दिया है, इसलिए अब तुम बस मेरे इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते जाओ। हार्ली ने पहले ये प्रेडिक्ट किया था कि उस पर ये टाइम भी आने वाला है। फेंगजी उसका एज अ स्पिरिचुअल स्टोन यूज कर रहा था। वहीं पर ड्रैगन वो फेंगजी से कह रहा था कि ये बंदा तो हर बार शिकायत कर रहा। मेरे ख्याल से हमने जबरदस्ती इसकी सारी पावर को ड्रेन कर लेना चाहिए। ये सब सुनने के बाद इन लोगों की मदद करने के अलावा हार्ली के पास और कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो भी अपनी वुड एनर्जी को रिफाइनिंग के लिए यूज करने लगा। वहीं दूसरी तरफ हम जिंग को देख पाते हैं जो कि अपने फादर के लिए काफी ज्यादा परेशान थी। वहीं पर उसके अंकल्स ने प्लान बनाया था कि ये लोग वहाँ से भाग निकलेंगे, मगर सीनियर गोंगसुन ने ऐसा करने से मना कर देते हैं क्योंकि यहाँ की हर एक जगह पर डिमोनिक गार्ड्स तैनात थे। उनके होते हुए यहाँ से भागना मुश्किल था। अब उन लोगों के वहाँ से जाने के बाद जिंग अपने फादर को समझाती है कि आप चाहकर भी इन लोगों को रोक नहीं पाएंगे। अगर वो यहाँ से जाना चाहते हैं तो उन्हें अपनी किस्मत आजमानी दीजिए। साथ ही जिंग ने अपने फादर को हार्ली से उसकी हुई मुलाकात के बारे में भी बता दिया। वो कह रही थी कि सीनियर ली यहाँ पर कुछ बड़ा करने वाले हैं। उन्होंने मुझसे कहा था कि जब तक तुम लोग जिंदा रहोगे यहाँ से भागने की उम्मीद है। तो सीनियर गोंगसुन भी जिंग को बताते हैं कि बस भागने के लिए तैयार रहो। मुझे लगता है कि वो बंदा हमें यहाँ से आजाद करेगा। अभी लोग बात ही कर रहे थे कि तभी उस पूरे इलाके में थंडर बरसने लगी। साथ ही साथ वो पूरा इलाका शेक हो रहा था, जिसके चलते सारे ह्यूमंस काफी ज्यादा पैनिक हो गए। वहीं पर डीमंस तो अपने थंडर विंग्स के इंतजार में थे। उन्हें पता है कि अब जल्दी उन्हें अपना नया राजा देखने को मिलेगा। इधर रिफाइनिंग की सेकंड स्टेज की प्रोसेस को 6 महीने पूरे हो गए थे। यहाँ पर हमें विंड एंड थंडर विंग्स का एक खूबसूरत नजारा देखने को मिलता है, मगर ये विंग्स अभी भी पूरी तरह से रिफाइंड नहीं थे। इन्हें और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। मगर ये तीनों लोग अपनी ढेर सारी पावर्स का यूज करने से पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो गए। वहीं पर फेंगजी हार्ली का शुक्रिया अदा करते हुए कहने लगा कि तुम्हारी वुड एट्रीब्यूट की वजह से हम विंड एंड थंडर को काफी अच्छे से मर्ज कर पा रहे, मगर इतनी पावर से कुछ भी नहीं होगा। तुम्हें और थोड़ी सी मेहनत करनी होगी और स्पिरिचुअल पावर का यूज करो। क्या तुम ये कर पाओगी? जिस पर हार्ली कहता है सीनियर आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मेरी कल्टीवेशन मेथड थोड़ी सी डिफरेंट है। मेरी एनर्जी कंजम्पशन से मुझे नुकसान नहीं बल्कि उल्टा फायदा हो रहा। और उतने में फेंगजी अचानक से अपनी एनर्जी उसके अंदर रिलीज कर देता है। वो कहता है ली फेयू मैं तुम्हारे बारे में बिल्कुल सही था। इधर हार्ली को काफी ज्यादा तकलीफ होने लगती है। वो फेंगजी से पूछता है कि आपने मेरे साथ क्या किया है, आखिर मेरी कोर पर इतना प्रेशर क्यों पड़ रहा? जिस पर फेंगजी बताने लगा कि ये मेरी विंड स्पिरिट एनर्जी है, घबराओ मत, ये तुम्हारी कल्टीवेशन को अफेक्ट नहीं करेगी। बस एक बार ये टास्क पूरा हो जाए फिर मैं तुम्हारी बॉडी से इसे हटा दूंगा, लेकिन तब तक तुम ऐसा समझ सकते हो कि तुम्हारी कल्टीवेशन कोर मेरे हाथ में है। मैं बस चाहता हूँ कि इस दरमियान तुम कोई गड़बड़ी ना करो। यहाँ पर फेंगजी हार्ली को मैनिपुलेट कर रहा था ताकि हार्ली चाहकर भी उसे धोखा ना दे पाए। वो कहते हैं ली फेयू अगर तुम मेरे खिलाफ गए तो तुम्हें एक बहुत ही भयानक पेन को झेलना होगा, और सच बताओ तो मैं तुम्हें तड़पता हुआ नहीं देखना चाहता, इसलिए अब तुम्हें मेरी हर एक ऑर्डर को फॉलो करना होगा। जिस पर हार्ली कहता है कि मैं आपके साथ पूरी तरह से ईमानदार था। इतना ही नहीं मैंने तो आपके गोल्स को पूरा करने में भी हेल्प करने का प्रॉमिस किया। मुझे तो कभी लगा ही नहीं था कि आप मेरी ईमानदारी के बदले मेरे साथ धोखा करोगे। आप इस विंड स्पिरिट एनर्जी का यूज कर मुझे अपने हाथ के कठपुतले बनाना चाहते हो। जिस पर फेंगजी कहता है ना ऐसा मेरा कोई इरादा नहीं, अगर तुम मेरे खिलाफ नहीं जाओगी तो मैं भी अपने सारे प्रॉमिसेस को पूरा करूंगा। मैंने अपनी विंड स्पिरिट एनर्जी तुम्हारी बॉडी में इसलिए रिलीज की क्योंकि मुझे इंसानों पर यकीन नहीं। जिसके बाद वो 3 एलिक्सर की बोतल्स बाहर निकाल लेता है, जिसमें से 2 एलिक्सर की बोतल्स तो उसने अपने दोस्तों की तरफ पास कर दी थी। वेल इन कंटेनर्स में 10,000 ईयर स्पिरिचुअल लिक्विड था। वो लोग कहते कि फेंगजी यार तुम तो बड़े ही दिलदार निकले, एक बहुत ही रेयर लिक्विड है। जिस पर फेंगजी कह रहा था कि मेरे पास हर एक बोतल में बस 3 ड्रॉप्स मौजूद हैं। जब भी तुम्हारी एनर्जी एग्जॉस्ट होगी तुम इसे पी सकते हो। इधर हार्ली भी अपने हिस्से का लिक्विड लेने की कोशिश करता है, लेकिन फेंगजी ने वो बोतल उसके हाथ भी नहीं लगने दी। यहाँ पर हार्ली के लिए काफी ज्यादा बुरा लगता है। पहली बार ऐसा हुआ था कि हार्ली किसी के हाथों इतनी बुरी तरह से रगड़ा गया हो। वॉइड हेवन हॉल में भी हार्ली को कई सारे लोगों ने मैनिपुलेट किया, मगर उन लोगों ने हार्ली को अपने पावरफुल ट्रेजर यूज करने के लिए दिए थे। हालांकि यहाँ पर सिचुएशन पूरी तरह से उल्टी है। फेंगजी ने उसे बस एक लेवल अप करने में मदद की और इसके बदले में वो हार्ली की वुड एट्रीब्यूट की सारी एनर्जी को यूज करना चाहता है। अब यहाँ पर हार्ली को ये पता चल गया था कि ये लोग 10,000 ईयर स्पिरिचुअल लिक्विड को ड्रिंक कर रहे हैं, और इसी से हार्ली के दिमाग में गजब की आइडिया आ गई। वो अब यहाँ से निकलने के लिए उसी आइडिया पर डिपेंड था। अगर वो आइडिया काम कर जाए तो फिर हार्ली की आजादी कंफर्म है। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।